नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम धामी ने बैठक की अध्यक्षता की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बैठक से जुड़ी हुई। सीएम धामी ने अध्यक्षता की है, कैबिनेट मंत्री हुए बैठक में शामिल। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा। कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होते हुए मोहर लगी है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई इस बैठक की अध्यक्षता जो है सीएम धामी ने की है, और साथ ही बैठक में जो प्रस्ताव रखे गए उन प्रस्तावों पर, महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में एक बैठक कैबिनेट की हुई और बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए, जिन पर कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक और बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी ने की है। उधर लालकुआं में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रबुद्ध जन गोष्ठी का जो है आयोजन किया गया है। यह आयोजन बीजेपी मंडल हल्दूचौड़ की तरफ से किया गया है और कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी नेताओं ने पूर्व सैनिक, डॉक्टर, समाजसेवी और पत्रकारों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। भारत के छात्र छात्राएं भी पाकिस्तान के छात्र छात्रा भी तिरंगा लेके हुए जो संकल्प से सिद्धि तक गरीब कल्याण योजना के निमित्त जो 11 साल हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं, उसके निमित्त आज प्रबुद्ध एक नागरिक गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया था हल्दूचौड़ मंडल में। उसके निमित्त हम सब लोग आज यहाँ पे जो हमारी सरकार के 11 वर्ष सफलता में 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, चाहे वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के निमित्त जो आदरणीय मोदी जी ने काम किया है, उस सबको लेकर आज जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है। और आगामी जो हमारा कार्यक्रम है 21 जून को हमारा योग दिवस का कार्यक्रम होने वाला है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। साथ ही 23 जून को हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और 25 जून को हमारा जो इस देश में आपातकाल लागू हुआ था, उसके निमित्त भी ये कार्यक्रम होने वाले। लगातार वो कार्यक्रम हमारे मंडल और शक्ति केंद्र और वार्डों तक उस सब कार्यक्रम हमारे नीचे तक जानने वाले हैं। अगर इन 11 वर्षों के माननीय मोदी जी के कार्यकाल को अगर हम देखें, अगर आप पिछले 4 वर्षों में इस पूरे विश्व में देखें, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों की जीडीपी, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारी सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही है। और भारत को मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, हमें लग रहा है कि हम उस ओर को बढ़ रहे हैं। भारत बदल रहा है। एक संघर्ष उन लोगों ने किया था, चाहे वो आजाद थे, चाहे वो चंद्रशेखर थे, चाहे वो हमारे जो लोग शहीद हुए थे, एक वो लोग थे। एक संघर्ष आज के हमारे वो संत लोग कर रहे हैं, जैसे मोदी जी जैसे लोग हैं, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, और यह देश विकसित राष्ट्र बनेगा। कार्यक्रम में जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, कोई समाज के क्षेत्र में, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 11 साल पूर्ण होने पर आज हल्दूचौड़ मंडल में उधर लालकुआं में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका का बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में केंद्र सरकार ने देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी है। देखिए, इसमें मैं तय कर सकता हूं कि कांग्रेस कुंठा और हताशा से ग्रस्त हो गई है। वह हमारे लिए क्या गलती है, उससे अधिक महत्वपूर्ण आज ये हो गया है कि वह अपने पार्टी के नेताओं, अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कितना मूल जरूर और उल्टा बोल रही है। अब जो वहां तहस करने पर तुली हुई हो, वो हमारे लिए अच्छा बोलेगी, ऐसा मानने का कोई सवाल नहीं है। और ये उनका अपना कल्चर है, अपना विवेक है।
उधर देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राज्य में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर नंदा की चौकी स्थित महिला आयोग कार्यालय में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने आयोग की अध्यक्षता को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने आपको बता दें कि अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में महिलाओं के ऊपर लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, ये बेहद ही चिंताजनक है। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए, लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार, दुराचार, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जिसमें महिला आयोग, बाल आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, उसके अगेंस्ट ये प्रदर्शन था। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई धर्म विशेष का कोई केस होता है तो महिला आयोग भी पहुंच जाती है, बजरंगी दल, करणी सेना सब जगह पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति तय कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर 2 अहम बैठकें हुई, जिनमें पार्टी नेतृत्व के चुनाव की तैयारी और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा ने तय किया है कि जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर पार्टी समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ेगी। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी पूर्ण कर ली गई है और जो अनंतिम आरक्षण जारी हुआ था उस पे आज और कल 2 दिन आपत्तियों पर सुनवाई हो रही है और तुरंत दो दिन के तुरंत बाद अनंतिम आरक्षण जारी हो जाएगा और अनंतिम आरक्षण जारी होने के तुरंत बाद ऐसी संभावना है कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने इसके लिए लंबे समय से बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की सुर्खियां बनी हुई हैं, लेकिन इसमें देरी हुई है। वहीं अब सवाल यह उठता है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और विधायक खजन दास ने कहा कि ये चुनाव हो जाने चाहिए थे। अभी तक 14 प्रदेशों के अध्यक्ष चुने गए हैं, अब 18 अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे। ये चुनाव हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हमारे अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करते हैं, तो हमारे अभी 14 प्रदेशों के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और जब हमारे 18 अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे, 50% तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी जल्दी से जल्दी ये निर्णय होगा। पहलगांव को देखते हुए इसमें ये चुनाव प्रक्रिया सारी टाली गई थी। उधर सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि उत्तराखंड ने उप निबंधक ऑडिट लेवल पर 11 पद सृजित किए हैं, जो कि 5 साल के लिए होगा। वहीं बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के तहत ISBT बाल का पर जो है सौंदर्यकरण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है, जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक व्यक्ति डेपुटेशन पे 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा, जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज हैं या राज्य स्तर के हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी गई है। उप निबंधक ऑडिट लेवल 11। हाँ, ये संवर्गीय पद है, प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा, 5 साल के लिए बनाया गया है। पशुधन प्रसार अधिकारी, इनके 429 पद रिक्त हैं। 429। हाँ, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है। उत्तराखंड के केदार घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई थी। 4 दिन की शुरू चॉपर लैंडिंग हुई।
वाकई दुखद घटना है। हमारे जिस तरीके से हेली सेवाएं और जो हमारी एजेंसियों के द्वारा जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं उनको लेकर के सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार बिल्कुल गंभीर है, उसमें जांच भी हुई है और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम किया है और एजेंसी के साथ में पदोन्नति को लेकर कि हम एक ही पद पे आते हैं, एक ही पद से रिटायर जाते हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखता उत्तराखंड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 8 दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया और 2 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। स्वयं सहायता समूहों, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 48 उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिनमें मंडुआ, झंगोरा, गहर, राजमा, चौलाई, तोर दाल, लाल चावल, काले भट्ट, शुद्ध शहद, चाय, तेल, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज ने सफलतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। यह सफलता स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब ये उत्पाद अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ब्रांड की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तराखंड की पहचान मजबूत हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार की दशकों पुरानी सेंट्रल स्कूल की मांग पूरी होने पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। भाजपा नेता मुन्ना लाल मिश्रा और ताजुद्दीन इदरसी ने सेंट्रल स्कूल के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने पर जो है खुशी जाहिर करते हुए इस कोटद्वार शहर के लिए बड़ी सौगात करार दी है। सेंट्रल स्कूल अच्छी एजुकेशन ही देगा और अच्छी एजुकेशन के लिए लगातार इस क्षेत्र की जनता सेंट्रल स्कूल की मांग कर रही थी। केंद्रीय विद्यालय की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय विधायिका विधानसभा अध्यक्ष ने भी भरपूर प्रयास किया। लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी प्रयास किया। मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे शहर को केंद्रीय विद्यालय दिया है और इसमें हमारे माननीय सांसद। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। 2 दिन लगातार हुई बरसात ने चारधाम में यात्रा समेत प्रदेश की कई सड़कें बंद हो गई, लेकिन अब यात्रा पूर्ण रूप से खुल गई है। वहीं आधी दर्जन गांवों की सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की प्राथमिकता है कि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनाई जाए। हाँ, वर्तमान में सभी हमारे हाईवेज खुले हुए हैं और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आज की तिथि में केवल 7 विलेज रोड हैं जो अभी बंद है, बाकी मेन हाईवे सबके सब खुले हैं। तो सब यात्रा में कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा फिलहाल नहीं। क्या खासियत है? मानसूनी बरसात से शहर में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर पंचायत दिनेशपुर ने पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि कावल सिंह विर्क ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर इस बार जलभराव नहीं होने दिया जाएगा।
कर्मचारी तो अपना काम करेंगी सफाई का, साथ साथ जनता को भी अपना जो भी है साफ सफाई रखें और कूड़े को जो सफाई कर्मचारी उनको बाहर ला के कूड़ा दें। कई जगह वो बेचारे खड़े रहते हैं, कूड़ा देते ही नहीं, तो जनता के सहयोग के बिना सफाई कर्मचारी कुछ नहीं कर पा रहा। हमने सबको सफाई के जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई अभियान चल रहा है, और दूसरे हमारे जो समाज, ये वाल्मीकि समाज है, हमारे नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी पूरा हमारे द्वारा नगर पंचायत दिनेशपुर में सभी नालियों की सफाई करा दी गई है, और दोबारा भी हमारे जितने पर्यावरण मित्र हैं वो दोबारा भी सभी नालियों की सफाई पे लगे हुए हैं, और 2 शिफ्टों में नालियों की सफाई हो रही है। और अगर ऐसी कोई आपदा की स्थिति आती है तो उसको भी तत्काल निस्तारित कर दिया जाए। उधर रायबरेली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 युवकों को धारदार चाकू के साथ में गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस का दावा है कि आरोपी वन विभाग की झोपड़ी में बैठकर बंद मकान में चोरी की योजना बना रहे थे। रायबरेली थाना प्रभारी निरीक्षक BL भारती ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे जो है जंगल सफारी वाले रास्ते पर छापेमारी की, और इस दौरान वन विभाग की झोपड़ी में 3 युवक बैठे हुए दिखाई दिए। उधर हल्द्वानी के टांडा जंगल में जो है युवक भोगेंद्र सिंह की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पैसे के लेन देन के विवाद के चलते जो है भोगेंद्र को जंगल में बुलाकर सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात के इस्तेमाल डंडा और अन्य सामान को भी बरामद कर लिया है। टांडा जंगल में एक अज्ञात शव की सूचना पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी। सर्वप्रथम तो इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए। अंततः इसकी शिनाख्त भोगेंद्र सिंह गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के रूप में हुई। इसके पुत्र करण चौहान द्वारा इसकी शिनाख्त की गई। उनके द्वारा तहरीर के आधार पर पुलिस ने अल्मोड़ा में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अपने पुराने बकाया पैसे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। विक्रेताओं का कहना है कि काफी समय से उनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उन्होंने पैसों की दिक्कत हो रही है, और जिले की 967 राशन दुकानों से राशन वितरण बंद है, जिससे कि करीब 1,48,521 कार्ड धारकों को परेशानी हो रही है। हम विगत 6 माह से आंदोलन पर हैं, और 6 माह से हमारा 11 माह का जो हमने प्रधानमंत्री रोजगार वाला जो खुला राशन बेचा है, जिसमें हमें मुफ्त राशन भेजना पड़ता है, आंगनबाड़ी का है, और उसका हमें अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है, जबकि विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि 6 माह का पैसा आ गया है। और उधर 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसे मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जातिगत डेटा सहित सभी जानकारी एकत्रित की जाएंगी और नागरिकों को स्वगणना का विकल्प भी मिलेगा। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। लेकिन जब नई तकनीक उपलब्ध है और उससे एनालिसिस ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो तकनीक का निश्चित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या मेरा अपना ऐसा मानना है। क्या आप मानते हैं क्या वास्तव में जो डिजिटल जनगणना होगी उससे कितना फर्क लोगों में पड़ेगा? देखिए, लोगों में फर्क नहीं, ये प्राइमरी डाटा है। इससे पता लगता है कि समाज के किस वर्ग की क्या स्थिति है, जिसको सामान्यतः हम वर्गों में बांट के देखते हैं, पर एक वर्ग ऐसा भी है कि जो किसी भी आरक्षण का हकदार नहीं है। पता लगना चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी। उत्तराखंड वन विभाग के लिहाज से अच्छी खबर है कि इस बार वन विभाग को आग की घटनाओं से ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि इस साल प्रदेश के जंगलों में जो है 216 आग की घटनाएं सामने आई, जिसमें से 234 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि पिछले साल 2024 में 1276 वनाग्नि की घटना सामने आई थी। इस बार वनाग्नि सत्र 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक गतिमान रहा और इसमें जो है टोटल 216 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि प्रभावित क्षेत्रफल 234 हेक्टेयर है। इसमें गढ़वाल जोन की हम बात करें तो गढ़वाल जोन में 120 घटनाएं हुई हैं और कुमाऊं मंडल में। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
राज्य की समृद्धि की एक आवश्यक धुरी है औद्योगिक विकास। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 बनाई गई है। ये नीति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने विशेष औद्योगिक क्षेत्र, एक्सपोर्ट जोन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। इस नीति के तहत राज्य में 49 निजी औद्योगिक क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, जिनमें 30,113 एकड़ भूमि पर उद्योग संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 26 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 446 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन कदमों से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। निजी क्षेत्र में उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लागू की गई निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2 एकड़ और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 30 एकड़ निजी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की गई है। प्राइवेट सेक्टर के किसी भी निवेशक, व्यावसायिक इकाई आदि द्वारा परिवर्तित प्रत्येक औद्योगिक पार्क या एस्टेट के बिक्री योग्य क्षेत्र पर प्रति एकड़ 10 लाख रुपए का पूंजी अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा CETP स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। ये नीति आने वाले वर्षों में राज्य को देश के सबसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक हब में बदलने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक समृद्धि की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने स्पष्ट किया है कि अगला विधानसभा चुनाव 2027 में कोटद्वार विधानसभा से लड़ेंगी और ऋतु खंडूरी ने कहा कि कोटद्वार की जनता ने उन्हें जो मान सम्मान और प्यार दिया उसकी वह हमेशा ऋणी रहेंगी। अगला विधानसभा चुनाव वे कोटद्वार से ही लड़ेंगी। पार्टी मुझे जहां बोलती है मैं वहां जाती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कोटद्वार से ही लड़ूंगी और विधानसभा अध्यक्ष होने के कारण मुझे लोग बुलाते हैं। मेरे पिताजी का इतना सम्मान और उनको इतना प्यार मिलता है कि शायद उनकी छवि मुझ में देखते हैं, लेकिन मुझे बुलाते हैं जगह जगह और मैं जाती हूँ और बहुत आनंद आता है देख के। अभी मैं वाण तक पहुंची, थराली में कल्पेश्वर महादेव गई, उर्गम घाटी में, तो अच्छा लगता है। अपने जो लोग हैं उनको मिलकर बहुत आनंद आता है। उधर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन समीक्षा की बैठक हुई और बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में वर्तमान समय में हवाई सेवाओं के संचालन की वर्तमान स्थिति, हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से संबंधित एयरपोर्ट और हवाई पट्टी निर्माण विस्तार की प्रगति की जानकारी दी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि हादसे में शामिल आर्यन कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। साथ ही बताया कि 7 मृतकों में से 4 की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 की पहचान DNA रिपोर्ट आने के बाद होगी। देखिए, कल हम सभी भली भांति विदित हैं। कल प्रातः 5:15 से 5:30 के बीच में एक बहुत ही दुखद घटना हुई केदारनाथ जी में, जिसमें कि आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर पायलट समेत कुल 7 लोग थे, जिसमें 4 वयस्क, 1 बच्चा, 1 BKTC का कर्मचारी और स्वयं पायलट मिस्टर चौहान थे। इन्होंने गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये जानकारी प्राप्त हुई कि बीते दिनों उत्तराखंड के दौरे पर रहे भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक बयान से बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने हवाई हादसों पर विवादित बयान दिया है। उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का एक छोटा सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अटपटा जवाब देकर मृत्यु दर के आंकड़े से जोड़ते हुए कह रहे हैं, अब मृत्यु दर भी चलेगी तो हम तो उसको दुख तो है उनका, आपने ये भी कहा, लेकिन हम उनका दुख तो है ही,
लेकिन आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी दे के चलाइएगा। देखिए, मेरे इसमें स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं ये अत्यंत दुखद हैं और ये तकनीकी कारणों से हैं। क्या है, सरकार के द्वारा जो मानक इसके लिए तय किए जाते हैं उन मानकों का कड़ाई से पालन इसमें होना चाहिए, ताकि कम से कम अपनी तरफ से कोई कमी न रहे। और कहीं पर अगर तकनीक रूप से सब कुछ परीक्षण करने के बाद भी और कहीं पर अगर इससे दुर्घटना होती है तो उसके लिए जो है हम एहतियात बरत सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, जो हमारे बस का है। तो लेकिन जो भी दुर्घटनाएं हो रही हो, शर्मनाक, सत्ता का घमंड साफ दिखाई पड़ रहा है, निर्लज्जता साफ दिखाई पड़ रही है और बेहद असंवेदनशील बयान। इस वक्त हेली क्रैश में जो लोग दिवंगत हुए उनके प्रति संवेदनाएं और उनके परिजनों को ढांढस बंधाने के बजाय, उन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के बजाय, अपने राज्य सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाने के बजाय, माफी मांगने के बजाय जिस तरह का बयान भाजपा के महासचिव और उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने दिया है, वो भी पत्रकारों से कह रहे हैं कि तुम विमान उड़ा लो, तुम गारंटी दे दो, तुम्हारे विमान में शायद किसी की मौत ना हो, तुम ऐसी कोई योजना चला लो, तुम लोग तो महापुरुष। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।